हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी योर शैडो। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां वांगजी और वेंग दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका था। वो दोनों अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को मार्क तक कर दिया था। और वहीं वेंग, जो कि इन सब के लिए पहले खुद को कोसता है और फिर वो सोचता है कि वो सबको क्या आंसर देगा। हाँ, वो सबको क्या जवाब देगा। वेंग इस बारे में सोचता है और वो तैयार होकर जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है, उसके सामने लैन शांग खड़ी थी। और लैन शांग को अपने सामने देखते ही वेंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वेंग अपने 2 कदम पीछे लेता है और वहीं लैन शांग की ओमेगा आइज शाइन कर रही थी और वो बस वेंग को एक टक देखे जा रही थी। वेंग का बर्थडे, जो कि एक दिन पहले था और जा चुका था। हाँ, वेंग ने अपना बर्थडे तक मिस कर दिया था और वेंग के फ़ोन पर बहुत सारे कॉल और मैसेजेस थे। लैन शांग बस एक टक वेंग को देखे जा रही थी और उसकी नज़र भी वेंग के कॉलर बॉन पर जाती है, जहाँ उसे वो क्लाउड और वो क्लाउड का मार्क मिलता है और वो क्लाउड और क्राउन दोनों का मार्क मिलता है, जिसे देखकर वो अपनी उन आँखों को टाइटली बंद कर लेती है। समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब डांटने का, चिल्लाने का या फिर वेंग को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वेंग उसके बेटे से मार्क हो चुका है। अगर वांगची से मार्क नहीं करता तो शायद लैन शांग वेंग को नहीं छोड़ती, लेकिन अब वेंग मार्क हो चुका है और वो कहीं ना कहीं यही भी समझ चुकी थी कि वेंग ने भी वांगची को मार्क कर दिया होगा। हाँ, कर दिया होगा। सोचकर वो वेंग के साइड से गुजर जाती है और वो वेंग से एक वर्ड तक नहीं कहती और वेंग ये देखकर कुछ जवाब नहीं देता। वेंग नीचे जाता है और जैसे ही वो स्टेयर से नीचे उतरता है, वो देखता है कि काले कपड़ा पहने 2 लोग खड़े हैं, जिन्होंने लॉयर की ड्रेस पहनी हुई थी। ये देख कर वेंग की बाहें इकट्ठी होती हैं और वो नीचे जाता है। उसे नहीं पता था कि कितना टाइम हो गया, उसे नहीं पता था। वेंग जैसे ही नीचे जाता है, वो लॉयर वेंग को ग्रीट करता है। वेंग आराम से सोफे पर जाकर बैठ जाता है। एक सर्वेंट आता है और उसे कॉफ़ी देता है। वेंग अपनी कॉफ़ी लेकर बैठ चुका था। उसने हालांकि कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था। जब से वो उस रूम में गया था उसने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन अभी उसे फ़िलहाल भूख तो नहीं लग रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। वेंग उस लॉयर को देखकर कहता है, मिस्टर किम, आप यहाँ पर। ये सुनकर मिस्टर किम वहाँ पर आगे आकर कहते हैं, मिस्टर वी। ये सुनकर वेंग उनकी तरफ देखता है। फिर मिस्टर किम अपने हाथ में पकड़ी उन फाइलों को वेंग के सामने करते हैं। ये देखकर वेंग अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाता है, जैसे पूछ रहा हो ये क्या है। इस पर मिस्टर किम कहते हैं, मिस्टर वी, ये आपके फादर की वसीयत है। उन्होंने कहा था कि जब आप 24 साल के हो जाएं, आप मतलब 25 साल के हो जाएं, 24-25 साल के हो जाएं, तो मैं आपको ये दे दूं। और आपका बर्थडे ऑलरेडी जा चुका है और अब आप प्रॉपरली 25 साल के हो चुके हैं और ये आपके लिए है। ये सुनकर वेंग अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, प्रॉपर्टी? जिस पर वो कहता है, जी, आज से भी फैमिली का जितना भी बिजनेस है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब पर आपका राइट है। आप जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें उनका यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी गार्जियन की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी खुद के अब लीगल गार्जियन हैं। और ये सुनकर वेंग कहता है, इसका मतलब मैं फ्री हूँ? जिस पर मिस्टर किम कहते हैं, जी मिस्टर वी, अब आप पूरी तरीके से फ्री हैं। आप पर अब कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डाल सकता, और वो भी आपकी फैमिली से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर वेंग के होठों पर अचानक
तिरछी स्माइल आती है। वो जो चाहता था, वो जो इतने सालों से चाहता था, आज वो उसके सामने था। विंग उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को रीड करता है और फिर उन पर साइन कर देता है। मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाने के बाद मिस्टर जॉन आगे आते हैं और वो विंग को ग्रीट करते हैं, जिस पर विंग कहता है, मिस्टर जॉन आप यहाँ? जिस पर मिस्टर जॉन अपने सर को हिलाकर कहते हैं, जी जैसा कि आपने कहा था सर, हमने सब कुछ कर लिया है। हमने उस इंसान के बारे में भी पता लगा लिया है जिसने आपको कॉल किया था। हमें पता चला है कि वो ही इंसान वैन फैमिली से बिलोंग करता है। और ये सुनकर विंग कहता है, व्हाट? वैन फैमिली? वैन फैमिली का मेरी फैमिली से क्या कनेक्शन? इस पर मिस्टर जॉन कहते हैं, एक्चुअली वैन फैमिली आपकी फैमिली की पहले राइवल फैमिली हुआ करती थी। हमें पता चला है कि मिस्टर वैन शर्लिंग आपके फादर के बहुत पुराने राइवल रहे हैं। हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है और उनके बेटे वैन रोहान अब आपके जो फादर हैं उनकी जो कंपनी है उन पर टारगेट कर रहे हैं, और उनके भी जो बेटे हैं वो भी आपकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। हमने उनके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाली। हालांकि वो बहुत इनलीगल वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उनका गवर्नमेंट से बहुत अच्छा कनेक्शन है और वो गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके कुछ लोग गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, कुछ सीबीआई और कुछ मतलब पॉलिटिशियन भी उनके अंडर काम कर रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है, लगता है बहुत पावरफुल है। जिस पर मिस्टर जॉन कहते हैं, जी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप देखा जाए तो कह सकते हैं कि वो चाइना की सेकंड सबसे पावरफुल कंपनी से बिलोंग करते हैं। जो सुनकर विंग कहता है, सेकंड? तो फिर फर्स्ट पर कौन है? इस पर मिस्टर जॉन कहते हैं, फर्स्ट पर एक्चुअली लान फैमिली आती है। जो सुनकर विंग पूरे तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है, व्हाट? लान? जिस पर मिस्टर जॉन कहते हैं, जी लान फैमिली इस फैमिली की सबसे पावरफुल फैमिली है। लेकिन जो अभी आप जिस लान फैमिली में हैं, हालांकि ये भी उसी फैमिली की है पर ये अलग ब्रांच है। लान फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है और फिलहाल लान फैमिली का जो चेयरमैन है वो लान कुरैन है, और लान कुरैन इस फैमिली के चेयरमैन हैं और वही सब कुछ हैंडल करते हैं। उनके नीचे 10 CEO वर्क कर रहे हैं। और ये सुनकर विंग पूरी तरीके से हैरान था, मतलब 10 CEO, कितनी बड़ी फैमिली, मतलब कितनी बड़ा बिजनेस है इनका। जो सुनकर जॉन कहते हैं, जी सर इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। आई नो आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आप इतना कुछ नहीं जानते। लान फैमिली बहुत पहुंची हुई है। अगर देखा जाए तो वैन फैमिली को अगर कोई दबा सकता है वो सिर्फ लान फैमिली है। और ये सुनकर विंग अपने सर पर हाथ रख लेता है। उसे लिटरली कुछ समझ में नहीं आया था। आज उसके हाथ में पावर आई और आज उसे सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। विंग अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, मुझे उनसे मिलना है। जिस पर मिस्टर जॉन कहते हैं, जी सर। जिस पर विंग अपनी नज़र उठाकर कहता है, मुझे मिस्टर लान कुरैन से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। वो ज़रूर मेरे फादर के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो सुनकर मिस्टर जॉन कहते हैं, जी मिस्टर लान कुरैन आपके फादर के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनका और वी फैमिली का पहले बहुत अच्छा कनेक्शन था। हालांकि वी फैमिली इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन था। इसीलिए जो सुनकर विंग उठते हुए कहता है, ठीक है तो पता करो और उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो। मैं मिस्टर लान कुरैन से बात करना चाहता हूँ। और ये बोलकर विंग जैसे ही जाने लगता है कि तभी पीछे से लान शिंग की आवाज़ आती है, तुम मेरे अंकल से नहीं मिल सकते। और ये सुनकर विंग रुककर पलटकर लान शिंग की तरफ देखता है, जहाँ लान शिंग जो कि आ रही थी, उसने वांग जी को अच्छे से चेक कर लिया था कि वांग जी पूरी तरीके से ठीक है। हाँ, वांग जी पूरी तरीके से ठीक था, इसलिए वो अब नीचे आ चुकी थी। वहीं विंग ये सुनकर कहता है, आंटी आप ये क्या कर रही हैं? जिस पर लान शिंग कहती हैं, वही कह रही हूँ जो तुमने सुना है, तुम मेरे अंकल से नहीं मिल सकते। लान कुरैन मेरे अंकल हैं। और ये सुनकर विंग कहता है, आंटी मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। अगर आप कर सकती हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे जल्द से जल्द बात करवाने की कोशिश कीजिए। इस पर लान शिंग कहती है, मैं तुम्हारी
उनसे कोई बात नहीं करवाऊँगी और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो। जो तुम ये अपनी फैमिली के बारे में, जो तुम ब्रदर और सिस्टर के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो, इन सब से दूर रहो वी, ना तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। इस बार वीन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी फैमिली के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ जानना है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई थी, उनका मर्डर किसने किया था। मुझे सब कुछ जानना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आप मुझे मिस्टर लान कुरान से नहीं मिलाएंगी तो मैं खुद उनसे मिलूँगा, चाहे इसके लिए मुझे उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़े या फिर उनके घर जाना पड़े। और ये सुनकर लांशिंग बस विंग को देखती रहती है। विंग जैसे ही जाने वाला था कि तभी लांशिंग कहती है रुको। ये सुनकर विंग वहीं रुक जाता है। तभी लांशिंग आगे आकर कहते हैं तो मेरे अंकल से इजीली नहीं मिल सकते, अभी फ़िलहाल उनकी 200 अपॉइंटमेंट है। जो सुनकर विंग कहता है व्हाट, जिस पर लांशिंग कहते हैं बिल्कुल, वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनसे मिलने के लिए तो तुम्हें कम से कम 3 महीने वेट करना पड़ेगा। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है। तुम वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ का, तुम्हें हाथ के हाथ रिजल्ट चाहिए। जो सुनकर विंग कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, जिस पर लांशिंग कहती है साफ साफ एक ही बात कहूँगी, अगर तुम्हें मेरे अंकल से मिलना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवा दूँगी और अगर तुम कहो तो मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवा दूँगी। मैं उन्हें खुद घर ला सकती हूँ। और ये सुनकर विंग कहता है मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मिस्टर लान कुरान से मिलना है, मुझे अपनी फैमिली का सच जानना है। अगर आप जानती हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उनसे मिलने की ज़िद भी नहीं करूँगा। जैसे उनका लाशिंग है अगर मैं तुम्हारी फैमिली का सच जानती तो मैं कब का तुम्हें सब कुछ बता देती, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं सारी चीज़ें छुपा कर रख सकूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर कभी भी सच को नहीं छुपाती, मैं जो है वो बता देती हूँ। इसीलिए और अब मैं वही कर रही हूँ कि मैं जो है वही बता रही हूँ। ये सुनकर विंग कहता है तो आप बताइए आपकी क्या शर्त है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरी फैमिली का सच जानना है। जो सुनकर लांशिंग सोफे पर बैठती है और विंग उनके सामने बैठ जाता है। लांशिंग कहती है तुम्हारा वांगची को लेकर क्या ख्याल है। और ये सुनकर विंग अपनी एक आईब्रो उठा कर कहता है वांगची, इस डील में वांगची कहाँ से आ गया। जिस पर लांशिंग हल्का सा झुक कर कहती है ये डील वांगची को लेकर ही है। ये सुनकर विंग कहता है व्हाट। जिस पर लांशिंग कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंकल से मिलने से पहले वांगची से शादी करो। और ये सुनते ही विंग कहता है शादी मैं वांगची से। इस पर लांशिंग कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें वांगची से शादी करनी पड़ेगी। क्यों तुम नहीं करोगे, तुमने उसे माफ़ किया है, क्या अभी भी तुम उससे शादी नहीं करोगे बेबुशान। और ये सुनकर विंग लांशिंग की तरफ देखकर कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, बस मुझे अंकल लान कुरान से मिलना है। जो सुनकर लांशिंग कहती है ठीक है तुम कल वांग से शादी करो, परसों लान कुरान तुम्हारे सामने होंगे। और ये सुनकर विंग कहता है सच में। इस पर लांशिंग कहते हैं बिल्कुल। और ये बोलकर वो अपनी जगह से उठ जाती है। तभी विंग कहता है आंटी। और ये सुनकर लांशिंग वहीं रुक जाती है। विंग धीरे से कहता है आई एम सॉरी, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, आप मेरे भरोसे वांगची को छोड़ कर गई थी, लेकिन मैं। और ये बोलकर विंग रुक जाता है। तभी लांशिंग कहती है इसी बात का मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर भरोसा किया विंग, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आज के बाद मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम पर भरोसा किया। मैंने अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी, लेकिन तुम नहीं उठा पाए। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं उसके जाने के बाद विंग अपनी सर को हल्का सा झुका लेता है। फिर वो मिस्टर जॉन से कहता है मिस्टर जॉन। इस पर मिस्टर जॉन कहते हैं जी बोले सर, आपके नेक्स्ट ऑर्डर क्या है। इस पर विंग कहता है मेरी आंट का पता कीजिए, आखिर वो हैं कहाँ पर, उनकी लोकेशन मुझे चाहिए
और उन्हें जल्द से जल्द मेरे सामने लेकर आइए। जो सुनकर मिस्टर जॉन अपने सर को झुका कर रहते हैं, आई एम सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग अपनी बाहें उचका कर कहता है, व्हाट, तुम ये नहीं कर सकते का क्या मतलब है? तुम जब इतना कुछ पता कर सकते हो तो तुम उनके बारे में क्यों नहीं पता कर सकते? मिस्टर जॉन कहते हैं, सर आपने जैसा कहा था, हमने उनके बारे में उनके बारे में पता करने के लिए हमने अपने सारे रिसोर्सेस लगा लिए, लेकिन हम उनकी लोकेशन के बारे में अभी तक पता नहीं कर पाए, वो ज़िंदा है या फिर। ये बोलकर मिस्टर जॉन रुक जाते हैं क्योंकि विंग जो नज़रों से उन्हें देख रहा था, साफ पता चल रहा था कि विंग उन्हें मार देगा, उसे मार देगा अगर उसने वो वर्ड बोला तो। विंग उठकर उसके पास आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, मिस्टर जॉन, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भले ही वो मेरी पेरेंट्स नहीं है, भले ही उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे पाला है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा उनसे रूडली बात करता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की तरह हैं। वो मेरी पेरेंट है, वो मेरी मदर हैं। और ये बोलकर विंग उन्हें गुस्से से घूर कर कहता है, उन्हें उनके बारे में पता कीजिए। जिसने भी उन्हें किडनैप किया है मैं उन्हें मार डालूँगा, क्योंकि उन्होंने उन्हें हमारी फैमिली से दूर किया है। भले ही मैं उनसे कितना भी नाराज़ हूँ, कितने भी हमारे बीच में गिले शिकवे हों, लेकिन ये बात कभी नहीं बदल सकती कि उन्होंने मुझे एक मदर का प्यार दिया है। मेरे पास फैमिली नहीं थी, उन्होंने मुझे वो फैमिली दी है। मैं अनाथ होता, लेकिन उन्होंने मुझे अनाथ कभी होने नहीं दिया। मेरे पास पूरी फैमिली थी, मेरे पास प्यार था, मेरे पास सपोर्ट था, मेरे पास लव था, सब कुछ था। सिर्फ उनकी वजह से वो सिर्फ इस फैमिली का हिस्सा नहीं, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। और ये बोलकर विंग मिस्टर जॉन को ऑर्डर देता है और मिस्टर जॉन वहाँ से निकल जाते हैं विंग के ऑर्डर सुनकर। और विंग जो कि अब वहाँ पर सोफे पर बैठा हुआ था, उसने अपने आँख पर हाथ रख रखा था। और थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटे बाद, वांग जी नीचे आता है। वांग जी की चाल से पता चल रहा था कि उसे बहुत पेन हो रहा है, उसे चला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे चलकर नीचे आ रहा था। और वहीं वांग जी जैसे विंग की सेंट फील होती है, क्योंकि वो उसका मार्क्ड ओमेगा है, इसीलिए विंग दूर से ही पता कर लेता है कि वांग जी आ रहा है। वो अपनी नज़रें उस तरफ करता है, वो देखता है कि वांग जी बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ उतर रहा है, उससे उतरा नहीं जा रहा, उसके चेहरे पर दिख रहा है कि उसे कितना पेन हो रहा है। ये देखकर विंग उठता है और वांग जी के पास जाता है। वांग जी जो कि अभी 4 सीढ़ियाँ उतर चुका था, तभी उसे अपने पास बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट फील होता है। वो अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो उसके सामने विंग था। विंग वांग जी को अपनी आर्म्स में, अपने एम्ब्रेस में कैरी करता है और विंग वांग जी को उठाकर सीढ़ियों से नीचे ला रहा था। और वहीं लन शांग जो कि डिनर लगा रही, मतलब उनके लिए खाना लगा रही थी, उनके लिए जो लंच था वो लगा रही थी। वो जब उस तरफ देखती है, सीढ़ियों की तरफ, तो वो देख रही थी कि विंग कैसे वांगशी को अपनी बाहों में उठा कर लेकर आ रहा है। ये देखकर उसकी आँखों में हल्की सी नमी आ जाती है और फिर वो अपनी आँखों की नमी को अपने हाथों से पोंछ लेती है और फिर वहाँ पर चेयर को खिसका देती है। वांग जी उस चेयर पर बैठ जाता है, विंग उसे बैठाता है और वांग जी बैठता है। बैठते वक्त भी उसे बहुत पेन होता है, वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपने लोअर लिप को वो बाइट करता है ताकि वो मुँह से कोई आवाज़ ना निकाले। और लन शांग उसकी कंडीशन समझ पा रही थी और फिर विंग भी बैठ जाता है। वो लन शांग से कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अब उनसे शायद नज़रें मिलाने के काबिल नहीं था। विंग वहीं बस बैठा रहता है और फिर खाना सर्व होता है, उन लोगों के सामने फूड सर्व होता है और वो खाना खाने लगते हैं, जहाँ उनका फूड काफ़ी हैवी था। विंग उस खाने को अच्छे से खाता है और वांग जी भी खाने को अच्छे से खाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस थे कि जिसकी ज़रूरत अभी वांग जी को ज़्यादा थी, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और लन शांग उसे अच्छे से खाना खिलाती है और उसके बाद विंग वांग जी को उठाता है बिना कुछ कहे। वांग जी ये देख कर विंग को बिल्कुल नहीं रोकता क्योंकि उससे भी पता था कि अब रोकने का कोई फ़ायदा नहीं, जब रोकना था तब वो उसे रोक ही नहीं पाया और अब वो दोनों साथ हो चुके हैं और इसलिए वांग जी विंग को बिल्कुल नहीं रोकता।
और विंग वांगजी को उसके रूम में लेकर जाता है। उसका रूम सर्वेंट्स ने अब तक क्लीन कर दिया था, पूरे रूम को क्लीन कर दिया था, लेकिन सर्वेंट्स के चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि उन्होंने इस रूम में क्या कुछ नहीं देखा है। और वांगजी बस अपने सर को शेक करता है। विंग भी बस कुछ नहीं कहता और वांगजी को उस क्लीन बेड पर लेटाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर विंग रुककर वांगजी के फेस की तरफ देखता है। तभी वांगजी धीरे से कहता है, गगा, ये सुनकर विंग रुक जाता है और वो पलटकर वांगजी की तरफ देखता है, जिस पर वांगजी कहता है, आई नो, जो हुआ वो मेरी गलती थी। अब प्लीज़ खुद पर बर्डन मत लीजिए। जो सुनकर विंग पलटकर वांगजी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी एज क्या है? और यह सुनकर वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। इस पर विंग फिर से कहता है, टेल मी, तुम्हारी एज क्या है? जिस पर वांगजी धीरे से कहता है, कल मैं 20 साल का हो जाऊंगा। और ये सुनकर विंग नीचे झुककर उसके चिन पर हाथ रखकर कहता है, कल तुम 20 के हो जाओगे, लेकिन मैं 25 का हूँ। तो तुम समझ सकते हो कि किसकी गलती है और किसको रुकना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रुकना मुझे चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रुका, मैं बहका, तो इसका मतलब गलती मेरी है। और ये सुनकर वांगजी चुप हो जाता है और वो विंग की उन गहरी आंखों में देखता रहता है, उन सिल्वर आइस में। वांगजी जिस तरीके से विंग की आंखों में देख रहा था, खो रहा था, विंग खुद भी वांगजी की उन आंखों में खो रहा था। न नहीं क्यों, लेकिन उसे वांगजी से एक अलग ही अफेक्शन, अलग ही अटैचमेंट हो चुका था। और वह धीरे से आगे झुककर वांगजी के लिप्स पर किस कर देता है और वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये देखकर विंग की हिम्मत जैसे बढ़ जाती है और वो वांगजी के ऊपर आकर उसे पैशनेटली किस करता है। और उसके बाद वो वांगजी के होठों से दूर होता है। फिर वो वांगजी के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को एडजस्ट करके कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर वांगजी बस विंग की तरफ देखता रहता है। विंग जैसे ही फिर से जाता है, वांगजी फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर विंग कहता है, अब क्या है? जिस पर वांगजी कहता है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? हमारे बीच जो हुआ वो शादी के बाद होता है, लेकिन हमारे बीच। इस पर विंग कहता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। हमारी शादी होगी, क्योंकि अब तुम मेरे हो, मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता। और ये बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है। और इस बार वांगजी भी उसे नहीं रोकता और वो बस विंग को जाते हुए देख रहा था। और वांगजी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, बिल्कुल छोटी सी। और वो फिर अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके वहीं लेट जाता है। और विंग बाहर आता है और वो अपने फ़ोन को देखता है, जिसे वो ऑन करता है तो देखता है उस पर बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। और वो जब देखता है तो उस पर उस इंसान का भी कॉल था जिसने विंग से कहा था कि वो उसके पेरेंट्स के बारे में बताएगा। विंग उस इंसान को कॉल करता है और जैसे ही वो इंसान कॉल उठाता है, वो विंग पर चिल्लाते हुए कहता है, वे वो शांत, तुम खुद का समझते क्या हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे यंग की सबसे प्रीशियस चीज़ ला कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुम अपने उस प्रॉमिस को भूल गए और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बच जाओगे? अपने प्रॉमिस को तोड़ दो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुमने मुझे कांटेक्ट किया, तुमने मुझे कांटेक्ट किया और तुम खुद इस चीज़ से पीछे हट रहे हो। विभूषण, अगर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल सकता हूँ और तुम मेरे सामने इतना ज़्यादा उछल रहे हो। तुम्हारी एज से दुगनी एज है मेरी। और ये बोलकर वो इंसान विभूषण पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और वही विंग बस शांत था, उसकी सारी बातें सुन रहा था। और फिर विंग अपने डीप वॉइस में कहता है,
कुत्तों को ज़्यादा भौंकना नहीं चाहिए, वरना उनकी मौत बहुत भयानक होती है। और जैसे ही वो इंसान विंग की वो डीप वॉइस सुनता है, वो एक तरीके से किसी फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसने इतनी ही डीप वॉइस किसी की सुनी थी, और वो इंसान एक पल के लिए बिल्कुल स्टन हो जाता है। तभी विंग कहता है, तुमने जो कहा मैं उसे फुलफिल नहीं करने वाला, और हाँ, मेरी फैमिली से दूर रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें उनकी सबसे प्रीशियस चीज़ दूंगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और हाँ, इस फैमिली से अपनी नज़रें हटा कर रखना, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुमने इस फैमिली में से किसी को भी गलती से भी हर्ट किया है ना, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे ये बोलकर विंग फ़ोन को कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान पल के लिए बिल्कुल चौंक चुका था। उसे ऐसा लग रहा था उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक सनसनाहट दौड़ चुकी थी। और वहीं उसके पास खड़ा एक आदमी कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे माथे पर ये ठंडा पसीना कैसा? जो सुनकर वो आदमी, जिसका हाथ अभी भी शेक कर रहे थे, लिटरली विंग की वॉइस उसके हाथ शेक कर रहे थे, वो अपनी शेकिंग हैंड्स को अपने दूसरे हैंड से पकड़ कर कहता है, ये लड़का 24 साल 25 साल का है, ये मुझे धमकी देता है। तभी वो दूसरा कहता है, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही है, सच में। जो सुनकर कहता, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऐसे ही डर रहा हूँ? तुम्हें इस लड़के का एटीट्यूड देखना चाहिए था। ये लड़का सच में, मुझे इसे देखकर ना सच में उसकी याद आती है कभी कभी। ये सुनकर कहता है, किसकी? इसके बाप की। जो सुनकर कहता है, इसके बाप की नहीं, बल्कि इसकी आंट की। जिस पर कहता है, हाँ याद तो आएगी ना, क्योंकि जिस तरीके से तुमने ऐसी ही धमकी एक बार उससे भी तो दी थी, और सेम यही रिएक्शन थे उसके, और उसके बाद तुम्हारी सेम कंडीशन थी, और उस वक्त उन दोनों की एज भी सेम थी। बस फ़र्क इतना था कि उस वक्त तुमने उसे भी चांगसे को लेकर धमकी दी थी, और उसने तुम्हें यही चीज़ बोली थी कि कुत्ते की मौत बहुत भयानक होती है। और ये सुनकर वो कहता है, जस्ट शट अप, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? जिस पर वो कहता है, अगर तुम उससे डरते नहीं हो तो फिर ढूंढो और मार डालो उसे। अगर हिम्मत है तो जाओ और मार दो, या तो उसे मार दो या फिर पूरी उसकी फैमिली को मार दो। इस पर चिल्ला कर कहता, तुम्हें पता है ना वो लान फैमिली है। इस पर कहता, तो क्या हुआ, लान फैमिली है तो क्या हुआ, लान फैमिली है तो क्या हुआ? तुम जानते हो ना कि लान फैमिली कितनी बड़ी है। क्या लान कुरैन सबकी मौत का बदला लेता घूमेगा? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम उसे मार भी दो, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म भी कर दो। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि क्या लान कुरैन इतना फ्री है कि वो ये सब देखता फिरेगा, और हम ये करेंगे तो इससे हमें ही फ़ायदा मिलेगा, हमारा एक तरीके से एक बिजनेस राइवल रास्ते से हट जाएगा। वे सुनकर वो इंसान गुस्से से कहता है, तुम्हें ये इजी लग रहा है, हाँ बोलने में आसान है, लेकिन तुम जानते नहीं उस फैमिली को। जिस पर वो कहता है, क्या है उस फैमिली में? हाँ, एक हाउसवाइफ है, एक 18 साल का लड़का है जो कि एक सुपरस्टार है, और एक 25 साल का अल्फा लड़का है जो कि एक छोटा सा बिजनेसमैन है और छोटे मोटे गुंडागर्दी वाले काम करता है। इससे ज़्यादा वो क्या है? कुछ भी नहीं। इस पर वो कहता है, और तुम एक को काउंट करना भूल गए। जिस पर वो कहता है, तो क्या हुआ, वो तो अभी यहाँ पर है भी नहीं, तुमने सुना नहीं? वो मिसिंग है, और जो मिसिंग है उसे काउंट क्यों करना, उससे तो हम वैसे भी बाहर मरवा देंगे, और अपनी फैमिली की डेड बॉडी देखकर तो वो जीते जी मर जाएगी। अरे बोलकर वो आदमी हंसने लगता है। तभी दूसरा कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों ना इस हमले को सच में ख़त्म किया जाए। और ये बोलकर वो भी स्माइल करता है, और फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो कैसे इस फैमिली को, यानी कि इस लान फैमिली को ख़त्म करें, इस छोटी सी लान फैमिली को। और वो इस प्लानिंग को बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं, बिना ये जाने कि इन पर भी कोई नज़र रख सकता है या कोई वार कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लाइन शाम को देखते हैं, जो कि वांग जी के लिए और विंग के लिए वेडिंग ड्रेस
सेलेक्ट करती है। हालांकि वो करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होने का अंदेशा लग रहा था, इसीलिए वो उनके लिए वेडिंग ड्रेस खरीदती हैं और वो उन वेडिंग ड्रेस को खरीद कर उन लोगों को सरप्राइज़ देती है। वहीं वांगजी तो अपने लिए वेडिंग ड्रेस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वी के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन थे जो हमेशा होते हैं। उसकी आंखें शांत थी, बिल्कुल ठंडी, और फेस पर कोई भाव नहीं थे, और बस उस सूट को देख रहा था। और फिर उसके बाद लैंशांग उन्हें बताती है कि कल उनके चर्च में एक सिंपल सी वेडिंग होगी, जो सुनकर वांगजी थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, मम्मा आप वेडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मम्मा तो यहाँ पर है ही नहीं, उनके बिना हम शादी कैसे कर सकते हैं। जो सुनकर लैंशांग कहती हैं, आई नो वो नहीं है, लेकिन वो आ जाएगी तो उसके बाद हम तुम्हारी एक बहुत ग्रैंड रिसेप्शन रख लेंगे। तो सुनकर वांगजी का था, लेकिन तभी लैंशांग कहती है, वांगजी बेटा बात समझो, हमें शादी करनी पड़ेगी। जो सुनकर वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वहीं विंग थोड़ा शॉक था कि लैंशांग आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। ना तो विंग भागने वाला है, ना वांगजी भागने वाला है, फिर वो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है शादी की, मतलब एक दिन बाद शादी। फिंग इन सब चीज़ों को प्रोसेस करा था, उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो महसूस हो रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ है कहाँ, आखिर ऐसा क्या है जो लैंशांग से छुपा रही है। और विंग इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि वो उनका रात का डिनर का टाइम हो जाता है, और फिर वो साथ में सब लोग डिनर करते हैं, और उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि कल वेडिंग थी, इसलिए बहुत सारा काम था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं वांगजी और विंग की वेडिंग। क्या कल वेडिंग हो पाएगी? अब बताइए, मुझे जवाब दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना बोले। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।